तो जो ये शिलाखंड होते थे जिन्हें महापाषाण या बड़े पत्थर के नाम से जाना जाता था, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगा दिए जाते थे। और महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और प्रमुख रूप से जो ये प्रथा थी ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो यहाँ पर एक चित्र है जिसमें आप महापाषाण काल का एक चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये बड़ी सी कब्र बनाई गई है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लें कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शवाधान जिसे सिस्ट कहा जाता है, यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है, यानी कि बड़ा सा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है आपके सामने, ये लोहे का कुछ औजार मिला हुआ है महापाषाण काल में। इसके अलावा ये घोड़े के लिए कुछ सामान है, और नीचे आप देख सकते हो कि ये एक कटार का चित्र है। फिर लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? जैसे आज के समय में समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, वैसे उस समय भी रहा करते थे। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। अब दूसरे कंकालों के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाते हैं। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार तो कुछ अनुयायी। यानी जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का स्टैंडर्ड होता था, उसकी जब मृत्यु हो जाती थी, उसको जब दफन किया जाता था तो उसके साथ भी उन्हीं चीज़ों को रख दिया जाता था। इसके अलावा कुछ कब्रें हैं जो खास परिवारों के लिए होती थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। तो ऐसा पहले भी होता था, पर अगर मुग़ल काल की बात करें तो उस समय भी होता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और हुमायूं के मकबरे में करीब 9 लोगों को दफनाया गया है। एक ही परिवार के 9 लोगों की कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी हुई है। तो ऐसा पहले भी होता था और वर्तमान काल में भी ऐसा होता है। फिर इमाम गांव, जो भी मैंने आपको बताया था कि भीमा नदी के किनारे है, वहाँ पर एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। तो इस जगह पर करीब 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। इनका जो सिर होता था वो उत्तर होता था, और कई बार तो इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। और ऐसे बर्तन जिनमें खाना और पानी हो वो भी शव के पास रख दिए जाते थे। इसके अलावा एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया, तथा बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, और इस घर में अनाज का भी एक गोदाम था। शव के पैर भी मुड़े हुए थे। फिर हमें एक बात ये जाननी है कि अगर प्राचीन काल में जो भी कब्रें मिली हैं, उनको हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये कंकाल किसी पुरुष का है या महिला का है। अगर कंकाल छोटा है तो ये कंकाल शायद किसी बच्चे का होगा, और अगर कंकाल बड़ा है तो वो किसी वयस्क का होगा। तो इसको तो आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन कोई कंकाल किसी पुरुष का है या महिला का है, इस बात को हम कैसे पता लगाएंगे? तो अगर मान लीजिए किसी कंकाल के पास कुछ जेवरात मिल जाते हैं, कुछ आभूषण मिलते हैं, तो इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब्र हो सकता है, ये कंकाल हो सकता है किसी महिला का हो। लेकिन ऐसे कई जगह उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ पर महिला और पुरुष एक जैसे ही आभूषण धारण करते हैं। तो शायद ये समस्या हो जाती है कि कौन सा कंकाल पुरुष का है और कौन सा कंकाल महिला का है। फिर जो आज के पुरातत्वविद हैं, उन्होंने जो सबसे सटीक इलाज निकाला है इस बीमारी का,
वो ये है कि जो महिलाएं होती हैं ये बच्चों को जन्म देती हैं, जिस कारण इनका जो कटी प्रदेश या जो कूल्हा होता है ये पुरुषों की कंपेयर में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर किसी कंकाल का कूल्हा थोड़ा सा बड़ा है तो संभवतः वो किसी महिला का होता है, और अगर कूल्हा छोटा होता है तो वो पुरुषों का होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले वैद्य हुए थे जिनका नाम था चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, और उन्होंने लिखा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, और आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि चरक ने जो अपनी किताब लिखी थी उसमें उन्होंने दांत और जो हड्डियों के जोड़ होते हैं और जो कार्टिलेज होते हैं इन सबको जोड़कर उन्होंने हड्डियों की संख्या बता दी थी 360। फिर जो इमाम गांव है यहाँ के लोग कौन सा काम धंधा करते थे, तो इमाम गांव में जो पुरातत्वविद हैं इनको गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, और कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये पता चलता है कि ये लोग भी ये सारी चीज़ें खाते होंगे। तो ये जो जानवरों के नाम दिए हुए हैं ये सारे जानवर ये लोग खाया करते थे। और ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की जो रस भरियाँ होती थी इनको भी ये लोग एकत्रित किया करते थे। इसके बाद में कुछ दूसरे देश का है, जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया। जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र, ये चित्र जो है, जो कुछ भी लिखा हुआ है ये जानवरों की हड्डी पर लिखा हुआ है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि मान्यता है कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या ये युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद हम लोग भी सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी कर देते होंगे, कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें जो भी हों वो सही हों। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रही थी, जिनसे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी शामिल हो गए थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यानी अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसमें ये लोग लोहे का प्रयोग कर सकते हों। तो यहाँ पर कुछ रचना काल है, कुछ समय है कि वेदों की रचना जो प्रारंभ हुई थी वो करीब 3500 साल पहले हुई थी। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का जो निवास था वो करीब 3600 से 2700 साल पहले था, और चरक ने जो किताब लिखी थी वो करीब लिखी थी 2000 साल पहले। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस चैप्टर से पहला प्रश्न है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरीके के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। तो इसको देखें कि अगर इसको हम क्रमबद्ध तरीके से करें तो सबसे पहले होगा गड्ढा खोदना, फिर मरे हुए को दफना देना, फिर शिलाखंड को ढोकर लाना और फिर बड़े पत्थरों को तराशना। यानी सबसे पहले क्या किया, एक गड्ढा खोदा गया और उसमें मरे हुए व्यक्ति को दफना दिया गया, फिर बड़े बड़े पत्थर ढोकर लाए और फिर बड़े पत्थरों को उस पर रखकर पत्थरों को तराश दिया गया। फिर प्रश्न है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो नहीं होता था। इसकी खोज वैदिक काल में हुई थी। तो हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि एक धातु होती थी जिसको कहा जाता था ब्रोंज, यानी कि कांस्य, उसका प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हमने अभी आपको बताया था कि जो इमाम नगर था वहाँ पर एक व्यक्ति जो दफनाया गया था उसके साथ बड़ी सामान चीज़ें मिली हैं। तो क्या बताइए कि ये शव किसी सरदार का हो सकता था? तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये किसी सरदार का शव रहा हो, क्योंकि यह घर अन्य घरों की तुलना में काफ़ी बड़ा था तथा बस्ती के बीचों बीच में था, तथा शव को दफनाने के लिए 4 पैर वाले बड़े संदूक का प्रयोग किया गया था। फिर है कि तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी, यानी कि चरक। तो शायद चरक जो वैद्य थे उन्होंने व्यक्ति के मृत शरीर की चीड़ फाड़ करके जानकारी एकत्रित की होगी, जैसे कि आज के समय में होता है। फिर अगला प्रश्न था कि एटलस में चीन को देखो, और लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। तो ये वाला जो भी मैंने आपको बताया था कि चाइना में हड्डी पर लिखा जाता था और इसके बाद उसको आग में डाल दिया जाता था जिससे हड्डियाँ चिटक जाती थी।
फिर है कि ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताइए। तो ऋग्वेद के राजा बड़ी राजधानी या महलों में नहीं रहते थे, जबकि चीन के राजा शहरों में महल बनाकर रहा करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न था कि सूक्त क्या है और रथ क्या है, यज्ञ, दास और महापाषाण। हमें इसको सुमेलित करके लिखना है। तो सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, जो ऋग्वेद में प्रयोग किए गए थे। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ एक प्रकार का अनुष्ठान था। दास गुलामों को कहा जाता है। और महापाषाण जो सजाए गए पत्थर थे। फिर है कि वाक्यों को पूरा करिए। तो पहला है के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो मालिकों की सेवा करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में महापाषाण पाए जाते हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान जो होते थे, ये चिन्हों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल पत्थर से बने हुए कमरे में जाने के लिए करते थे। और इमाम गांव के जो लोग थे, ये अनाज, फल और मांस खाते थे। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस तरीके से भिन्न हैं। तो आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं, जबकि ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था। ऋग्वेद की रचना के सदियों बाद इन्हें लिखा गया और ऋग्वेद छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। पुरातात्विक कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। तो पुरातत्वविद दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरी कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। तो एक दास या दासी का कष्टपूर्ण जीवन राजा के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से बिल्कुल भिन्न होता था। दास या दासी वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें राजा युद्ध में बंदी बना लेता था। उन्हें राजा की जायदाद माना जाता था और उसे राजा की सभी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। इसके बाद में जो प्रश्न है वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।